हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजॉन अकेडमी। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अनटच सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है थर्मोडायनेमिक्स से। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये क्वेश्चन कभी ना कभी, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनसे डील नहीं कर पाएंगे। तो आइए सीखते हैं एस टी कर्व। एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर यूज होता है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं। कैसे इसको यूज करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। और इस एस टी कर्व से आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वो तभी कर सकते हो आपने उसको पहले से देखा हुआ हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से ट्रिक से, सिंपल से टिप से, और देखते हैं कैसे हम लोग इस एस टी कर्व को प्लॉट करेंगे और क्या क्या चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसको सीखने के लिए आपको सीखना होगा, आपको पता होना चाहिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे कहता है कि 0 केल्विन पर, कहां पर? 0 केल्विन, यस, एट एब्सोल्यूट जीरो एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या होती है? 0। तो मैं थर्ड लॉ का पूरा स्टेटमेंट तो नहीं लिखूंगा, लेकिन एक सिंपल सी बात लिखूंगा कि एट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज 0 फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 ही हो। हां, इसको हम रिवर्स अप्रोच से ले सकते हैं। अगर किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 है, दैट मींस वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन होगा। लेकिन अगर उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 नहीं है तो वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होगा। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 नहीं होती है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये होगी कि सब्सटेंस is not perfectly crystalline and there is some residual entropy। तो उसके अंदर क्या होती है? थोड़ी बहुत एंट्रोपी बच जाती है, इसे हम लोग रेसिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। एग्जांपल, आपके पास मोनो डायटोमिक गैस लाइक CO हो गई, लाइक आपके पास NO हो गई। तो इनके अंदर क्या होता है जब 0 केल्विन पर अरेंजमेंट होता है? तो देखो ऐसे CO का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा सॉलिड फॉर्म में ये इस तरह से अरेंज होंगे, ये इनका लैटिस बनना शुरू होगा। अब कहीं कहीं पर CO की जगह मान लो OC बन जाए, तो देखो बाकी पूरे क्रिस्टल में CO चल रहा है, लेकिन यहां पर ये उल्टा होके OC बन गया है। तो ये आपके पास रैंडमनेस को डिनोट कर रहा है। और अगर क्रिस्टल में थोड़ी बहुत भी रैंडमनेस है तो उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 नहीं हो सकती। तो CO, NO, HCl ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। बात नंबर 1 समझ में आ गई। बात नंबर 2, थर्ड लॉ का यूज क्या होता है? थर्ड लॉ का यूज करके आप किसी भी सब्सटेंस की एक गिवन टेम्परेचर पर एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे H2O गैस की एंट्रोपी पता करनी है, लेट्स से एट 127 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 400 केल्विन। तो ये तरीका आप लोगों ने ऑब्वियसली सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आज सीख लो। कुछ भी नहीं करना होता। अगर मुझे किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर निकालनी है तो मैं हेल्प लूंगा थर्ड लॉ की। मैं इसकी एंट्रोपी कंपेयर करूंगा 0 केल्विन पर। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोसेस बनाऊंगा। 0 केल्विन पर ऑब्वियसली H2O सॉलिड की फॉर्म में ही होगा और हम इसको परफेक्टली क्रिस्टलाइन मानकर चल रहे हैं, कुछ नहीं दिया तो मान के चलना है। अब क्या है, आप इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकाल लो, डेल्टा S। यहां जो डेल्टा S है वो देखो S400 माइनस S0 केल्विन के इक्वल होगा। ये तो आप जानते हो S0 0 है। तो जो इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज है वही इसकी 400 केल्विन पर एंट्रोपी की वैल्यू दे देगा। अब इसका एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि ये H2O सॉलिड यहां से यहां कैसे पहुंचा। कोई बहुत क्रूशियल प्रोसेस है, इसी के थ्रू हम ग्राफ बनाएंगे और वहीं से चीजों को डिपिक्ट करना सीखेंगे। तो बहुत ध्यान से देखें, हुआ क्या होगा भाई, पहले तो ये सॉलिड है, तो अब क्या होगा, सॉलिड पहले लिक्विड में बदलेगा और लिक्विड पे गैस में बदलेगा। अच्छा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस ना, 273 केल्विन। तो हमने क्या किया होगा, इस आइस को हीट किया होगा और हीट करके हमने इसे पहुंचाया होगा आइस, दैट इज H2O सॉलिड, बट एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन। और ये तो गांव का बच्चा अच्छा जानता है कि 273 केल्विन आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहां पर H2O सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? H2O लिक्विड में। सेम टेम्परेचर पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और 273 केल्विन पर आपको लिक्विड मिल जाएगा। अब आपको लिक्विड को बदलना है गैस में।
और बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो H2O लिक्विड है इसको आप फिर से हीट करोगे और हीट करके पहुंचाओगे H2O लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन। 373 पर H2O लिक्विड कन्वर्ट होगा H2O गैस में और फिर से आपको 373 केल्विन पर H2O गैस मिल जाएगी और फिर ये यहां से यहां जाएगा। तो आपने क्या किया होगा, इस गैस को इस तरह से हीट किया होगा। तो बेसिकली यहां पर आपने आइस की रिवर्सिबल हीटिंग की है और रिवर्सिबल हीटिंग के थ्रू वो 0 केल्विन से 273 पहुंचा। फिर 273 पर यहां पर हुआ है फेज ट्रांजिशन। क्या हुआ है, फेज ट्रांजिशन या फेज ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली आइस मेल्ट हुई है तो यहां पे काम में आ जाएगी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, बोला आएगी। फिर आपने यहां पे देखो रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ लिक्विड की है। फिर उसके बाद यहां पे देखो क्या काम में आ रहा होगा, डेल्टा एस, हाँ वेपरेशन, है ना, लिक्विड गैस में। और फिर यहां पर गैस की क्या हुई होगी, रिवर्सिबल हीटिंग हुई होगी। तो इस तरह से आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, 0 केल्विन से 400 केल्विन तक पहुंच रहे हो। अच्छा आप देखो, जब आपने आइस को 0 केल्विन से हीट करना शुरू किया होगा तो बताओ उसकी एंट्रोपी बड़ी होगी या कम हुई होगी, बड़ी होगी ना, ठीक है। तो इसी चीज को अब मैं एसटी ग्राफ पे लेके जाने वाला हूं, किस पर, एंट्रोपी और टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाने वाला हूं इसी आइस के लिए। बहुत ध्यान से देखना, ये प्रोसेस समझ में आ गया आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखें ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो ग्राफ में बना रहा हूं बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर बनाए। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये पॉइंट, ये टेम्परेचर केल्विन में है तो ये पॉइंट है 0 केल्विन। तो जैसे आपने देखा कि 0 केल्विन पर हम आइस को परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड मान के चलो, उसकी एंट्रोपी कितनी है, 0। तो 0 केल्विन पर इसकी एंट्रोपी कितनी रही होगी, 0 रही होगी, ला हौल बिला कुव्वत, ठीक है, 0 रही होगी। अब आपने इसको 0 केल्विन से हीट करना शुरू किया तो आप देखो जैसे आपको 0 केल्विन से हीट करना शुरू करोगे इसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और हम पहुंचेंगे 273 केल्विन पर, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 273 केल्विन पर सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में बदल रहा है, मतलब सॉलिड लिक्विड में जा रहा है। मतलब सॉलिड लिक्विड में जाएगा तो एंट्रोपी कम होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। अच्छा टेम्परेचर बदल रहा है, नहीं बदल रहा, सेम टेम्परेचर पर सॉलिड जा रहा है लिक्विड में, यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर एंट्रोपी बढ़ रही है। तो उसको ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे आप हीट करना शुरू करोगे इसकी एंट्रोपी धीरे 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 बढ़ना शुरू होगी, फिर आप पहुंचोगे सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर जो है 273 केल्विन, ठीक है। तो मैं मार्क नहीं करता हूं 273 केल्विन, मैं सिंपल इसको मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूं। और अब मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, हाँ मेल्टिंग पॉइंट पर ये सॉलिड मेल्ट होगा। जब तक ये मेल्ट होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और सॉलिड से आपको क्या मिल जाएगा, लिक्विड। तो इस टाइम तक ये सॉलिड रहा होगा और ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसे और हीट करना शुरू करोगे तो इसकी एंट्रोपी और बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, हाँ जब तक ये कहां नहीं पहुंच जाता है अपने, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता है। वो आप पीछे वाले इसमें देख सकते हो, लिक्विड बन गया। अब लिक्विड को आपने बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया, बॉइलिंग पॉइंट पर भी सेम प्रोसेस होगा। फिक्स टेम्परेचर पर लिक्विड किस में जा रहा है, गैस में, एंट्रोपी फिर से बढ़ेगी। चलिए तो एंट्रोपी फिर से बढ़ाते हैं, फिर से एंट्रोपी बढ़ेगी और तब तक बढ़ेगी जब तक सारा लिक्विड किस में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, गैस में नहीं कन्वर्ट हो जाता है। काम करते हैं, थोड़ा सा समझ लेना, स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पे लिक्विड सारा गैस में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसे और हीट करोगे, और हीट करने पर गैस को हीट करते हो उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली आप यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज, यहां पर सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ कौन सी फेज में होगा, सॉलिड फेज में। यहां सब्सटेंस कौन सी फेज में होगा, लिक्विड फेज में। और यहां सब्सटेंस कौन सी फेज में होगा, गैस फेज में। पहली बात, या वेपर भी बोल सकते हो। दूसरी चीज, और क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, ये देखो सॉलिड लिक्विड के बीच जो लाइन है वो आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड दे रही है और ये टेम्परेचर जो है वो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड दे रहा है। तो आप फेज पता कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इससे भी इंपॉर्टेंट आप एक और चीज पता कर सकते हो, ध्यान से देखो, यहां से यहां के बीच में सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो देखो ये आपको एंट्रोपी ऑफ सॉलिड देगी, ये आपको एंट्रोपी ऑफ लिक्विड देगी। एक्चुअली ये वाला जो गैप है, ये गैप, ये आपको डेल्टा एस फ्यूजन दे देगा। भाई यही तो हो रहा है फ्यूजन में। फ्यूजन में क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है।
तो ये सॉलिड का एंट्रोपी चेंज है, लिक्विड का, तो यहां से आपको डेल्टा एस फ्यूजन मिल गया। अब आप यहां से डायरेक्टली डेल्टा एस फ्यूजन निकाल सकते हो, और ना सिर्फ आप डेल्टा एस फ्यूजन निकाल सकते हो, आप यहां से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी निकाल सकते हो। कैसे? अरे बड़ा आसान है। क्या आपको मेल्टिंग पॉइंट पता है? देखो इसी टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, ये डेल्टा एस फ्यूजन है। ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि डेल्टा एस फ्यूजन जो है, बताओ वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर के। तो यहां से आप देखो डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? T इंटू डेल्टा एस फ्यूजन। तो एक ग्राफ से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और ये अनटच्ड है, आज तक नहीं पूछा गया है, इसलिए कभी भी इनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे चलें, आगे देखो एग्जैक्टली इसी तरह। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, बताओ ये आपको क्या बता देगा? बिल्कुल सही बात, लिक्विड गैस में जा रहा है, ये आपको डेल्टा एस वेपोरेशन की वैल्यू देगा। और अगेन आप यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हो? डेल्टा एच वेपोरेशन के लिए निकाल सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू टी, बॉइलिंग पॉइंट लिख दो, इसको टी एम लिख दो, इनटू डेल्टा एस वेपोराइजेशन। तो इस ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ये ग्राफ से आज तक इतिहास गवाह है, कभी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इसलिए बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इस कंसेप्ट को यूज करके इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व करें, यूनिट्स एक बार जरूर चेक कर लिया करें, वरना आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हो। ध्यान देना, एंट्रोपी किलो जूल में दी हुई है, टेम्परेचर ये सारा केल्विन में दिया हुआ है, 200 है, 50, 150, 300। अब देखो, क्या 0 केल्विन पर आपका ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है? नहीं। तो पहली बात, ये सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, इसके अंदर कुछ रेसिडुअल एंट्रोपी है। तो यहां से दो चीजें आप डिपिक्ट कर सकते हो, एक इसके अंदर रेसिडुअल एंट्रोपी है, ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, और ये थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, तो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द सब्सटेंस इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बी और सी में आपसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पूछी गई है। चलो देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, ये गैस होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, मुझे निकालनी है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यहां से यहां का गैप, तो देखो मुझे ये वाला गैप दिखाई दे रहा है, ये जो गैप है मुझे डेल्टा एस फ्यूजन की वैल्यू दे देगा। तो डेल्टा एस फ्यूजन कितना आ गया? 150 माइनस 50, दैट इज 100 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। सही है। अच्छा, आपको नहीं पता ना, आपको एंथैल्पी निकाली, मैंने कोई भी सिखाई आपको। तो बताओ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन जो होता है वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, वो है 200। तो यहां से आप इसके लिए डेल्टा एच फ्यूजन के लिए निकाल लो, कितनी आ जाएगी बताओ? 100 इंटू 200 किलो जूल। तो बहुत आगे निकल गई है ना। तो बस एक ही ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है यहां पर, बाकी भी चेक कर लेंगे। तो एंथैल्पी फ्यूजन तो आप पास आ गई 200,000 किलो जूल, और ये तो जूल में पूछ रहा है, इंटू 1000 का टर्म यहां पर क्या है और आने वाला है, मतलब ये गलत है, ये भी गलत है। बचाइए, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज 800, तो हो ही नहीं सकता। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही 20,000 है, सॉरी 20,000 मीट, हाँ 20,000 है, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 800 नहीं हो सकती। आई थिंक यहां पर इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो गई है, बट ठीक है, अब जैसा हमसे दिया है हम उसी के हिसाब से आंसर देंगे। या तो आप एक काम कर लो, अगर मैं इसको जूल कर लेता हूं तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज मेरे पास आ सकता है। एक काम करो, आप यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इसको किलो जूल की जगह जूल कर लो, उससे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जूल में रह गया, तो देखो ये भी जूल में आ गया, 200 इंटू 1000, तो हो गया 20,000 जूल, यानी आप इसे 20 किलो जूल लिख सकते हो। तो ये अब थोड़ा डाइजेस्टेबल है, मतलब है ना, तो करेक्शन कर लेना छोटा सा आप। तो डेल्टा एच फ्यूजन जो है 20 किलो जूल, तो गलत हो गया, बी और सी दोनों ही गए। डी ऑप्शन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैसे निकालें भाई? आप जानते हो कि एक सॉलिड गया गैस में गया, तो अगर हम इमेजिन करें तो हुआ कैसे होगा, पहले सॉलिड लिक्विड में जाए और लिक्विड गैस में जाए। तो देखो ये चीज क्या हो गई? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये हो गई एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन, और ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो बताओ क्या हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब ये तीनों के तीनों एक ही टेम्परेचर पर हो रहे हो, पूरा प्रोसेस एक टेम्परेचर पर हो रहा हो। तो ये चीज सिर्फ तब वैलिड है जब कन्वर्जन सेम टेम्परेचर पर हो रहा हो। यहां कहां हो रहा है? देखो यहां पर सॉलिड तो लिक्विड में जा रहा है 200 केल्विन पर और लिक्विड गैस में जा रहा है 500 केल्विन पर। तो पहली चीज हम ये यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब तीनों सेम टेम्परेचर पर हो। तो क्या हम यहां एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन निकाल सकते हैं? पहली बात नहीं, डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, हमें ये वाली चीजें भी पता होनी चाहिए तब जाके निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, हम यहां से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो निकाल ही चुके हैं, हम यहां से एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो डेल्टा एस कितना है 150 है ना, जूल में है ये, इनटू 500, तो ये वैल्यू कितनी आ गई देखो 75,000 जूल, या फिर आप इसे 75 किलो जूल लिख सकते हो। तो हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन निकाल सकते हैं, और कुछ हम यहां पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन निकालनी है तो आपको यहां से यहां का एंथैल्पी चेंज, यहां से यहां का और यहां से यहां का भी निकालना होगा, फिर सबको ऐड करके हम वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डेटा यहाँ मिस अरेंज हो गया उसकी वजह से अभी आपका आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन बाकी चीजें भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसटी कर्व है जिसे आपको रीड करना आना चाहिए। कर सकते हैं? चलिए इसी का देखो एक और क्वेश्चन पढ़ाता हूं, ये पिछले से रिलेटेड नहीं है बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाएगा। इसके लिए आपको एंट्रोपी की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप सभी ने सीखा हुआ होगा कि ds जो होता है वो dq रिवर्सिबल अपॉन t के इक्वल होता है। ये एंट्रोपी की मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, इसमें भी आप एक छोटा सा करेक्शन कर लें, इधर टेम्परेचर लें, है ना, इसको करेक्ट करें, ये मिसप्रिंट हो गया है, इधर आएगा टेम्परेचर इन केल्विन और इधर आएगी एंट्रोपी। ठीक है, इन जूल पर केल्विन पर। अब आपका क्वेश्चन मीनिंगफुल बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या है, यहां पर टेम्परेचर दिया हुआ है 200, 100, एंट्रोपी दी हुई है 300, 400, 600, है ना। केल्विन यहां लगा देना, ये केल्विन को भी हटा दे आप यहां से। तो ये आपका ग्राफ है, टी और एस के बीच में आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। अगर मैं टी को इधर भेज दूं तो dq इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, TdS। और अगर मुझे ओवरऑल हीट एक्सचेंज निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो q बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ TdS। सबसे पहले आपको ये चीज समझ में होगी, आपसे कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट विल बी द ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब इन गोइंग फ्रॉम 1 to 3। आपको 1 से 3 तक पहुंचने के लिए ओवरऑल कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी होगी। तो आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि भाई PdV जो होता है वो वर्क डन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, और यही क्या कहलाता है, एरिया अंडर PV कर्व। क्या आप ये सभी जानते हैं? अगर आप ये जानते हैं तो फिर आप ये भी जान चुके हैं PdV और TdS। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एरिया अंडर TS कर्व होगा। बस इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर आपको पॉइंट 1 से पॉइंट 3 तक पहुंचने की हीट कैलकुलेट करनी है तो आपको इस ग्राफ का एरिया निकालना है। तो निकाल लो, पहले आप इस ट्रेपेजियस का एरिया निकालोगे, फिर आप इस रेक्टेंगल का एरिया। देखो इस ट्रेपेजियस का एरिया क्या होगा, इसकी शेडिंग थोड़ी और अच्छे से कर देते हैं, 2 पार्ट में शेडिंग कर लेते हैं, है ना। एक मुझे चाहिए होगा इस, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, स्क्वायर बन रहा है, 100 का गैप ये रहा, 100 का गैप ये रहा, तो इसका एरिया आ गया 100 × 100 यानी 10,000। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया, ये कितना आएगा, हाफ इंटू बेस 100 है, इंटू हाइट भी 100 है, तो ये आ गया 5000। और फिर आपके पास बचा ये एक पूरा रेक्टेंगल, ये गैप है, ये भी स्क्वायर ही बन गया एक्चुअली दिखने में, 400 600, इसका गैप 200 इंटू ये वाला गैप भी कितना है 200, तो ये बन गया 40,000।
ठीक है, जूल्स में। तो आप जोड़ लो सबको, 10,000, 40,000, 5,000, जो टोटल हीट हो गई वो आपकी आ चुकी है 50,000 जूल्स, या फिर आप इसे चाहो तो 55 किलो जूल लिख सकते हो। आंसर आपको किसमें देना है वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। बट अभी आप देखें, अगर आप टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में ग्राफ बनाओ तो उस ग्राफ का जो एरिया है वो आपको उस प्रोसेस में एक्सचेंज की गई हीट के बारे में आइडिया दे देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसटी कर्व को देखना समझना दोनों ही केसेस में। थर्ड लॉ के एस्पेक्ट में भी आपको एसटी कर्व पढ़ना आना चाहिए, और यहां पर ये आपका टीएस कर्व है जिसका एरिया वो आप यहां से देखते हो, टीडीएस की जो वैल्यू है वो आपको उस प्रोसेस में एब्जॉर्ब या रिलीज की गई हीट की वैल्यू दे सकती है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।